प्रधानमंत्री मोदी आज 71 वर्ष के हो गए हैं और इस मौके पर देश और दुनिया से उन्हें लगातार करोड़ों बधाइयां मिली हैं। लेकिन अपने जन्मदिन के मौके पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा की तरह छुट्टी नहीं ली, बल्कि वो दिन भर काम करते रहे और आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया और पहली बार अफगानिस्तान का नाम लेकर वहां बदले हालात पर चिंता जताई और इशारों इशारों में तालिबान को भी सख्त संदेश दिया। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सख्त रूप दुनिया को देखने को मिला है। आज उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में जो कुछ कहा है वो बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने कहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। क्या कहा है ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज हम आपको उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज दिखा रहे हैं जो हमने कई वर्षों के दौरान उनके इंटरव्यूज किए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर के दौरान नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के रूप में कितने बदले हैं। हमने इंटरव्यूज के जो अंश निकाले हैं आज, उनमें राजनीतिक सवालों को शामिल नहीं किया है, बल्कि सिर्फ वो सवाल रखे हैं जो उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताते हैं। इनमें वो इंटरव्यू भी शामिल है जब वो वर्ष 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इसमें वो इंटरव्यू भी है जब वो 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले जी न्यूज से बात कर रहे थे। और इसके बाद आगे के जो हमने उनके इंटरव्यूज किए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, वो सारे इंटरव्यूज के बेहतरीन अंश आज हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी देखिए। मोदी साहब, अगर आपकी पर्सनैलिटी पर नज़र डालें, आप दिल्ली में रहे, बड़े मीडिया फ्रेंडली आप माने जाते थे, लेकिन अब गुजरात के कई लोगों का ये कहना है जो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत रिजर्व्ड से रहने लगे हैं, बल्कि मतलब एरोगेंस तक अब वो चीज़ चली गई है। मीडिया से भी अब आप बचते हैं। हालांकि हमको तो इंटरव्यू आप दे रहे हैं इस समय, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नाकामी ही हासिल होती है। देखिए, दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तो है कि मिलते नहीं हैं और दूसरी है एरोगेंसी। एरोगेंसी का पता तो मिले बिना पता ही नहीं चलता है, या तो एक सच है या एक झूठ है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो दोनों सही नहीं है। ये बात सही है कि मीडिया से मैं बहुत मिलता जुलता था, उसमें तो कमी आई है क्योंकि काम बदला है, तो उसके कारण सारे दोस्त हैं, तो दोस्तों को तो शिकायत करने का अधिकार है। और मीडिया की ये शिकायत गलत है ऐसा मुझे नहीं लगता है। आप जब दिल्ली में थे, स्पोक्स पर्सन थे, मीडिया से आपका इतना रोज़ इंटरेक्शन हुआ करता था, टेलीविज़न पर रोज़ आप नज़र आते थे, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ? बहुत बदलाव महसूस हुआ है, क्योंकि संगठन का काम करने का तरीका अलग होता है, स्पोक्समैन के रूप में काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली में मैंने सीखा बहुत है, बहुत कुछ सीखा है। काफ़ी सीनियर लोगों के साथ रहने का अवसर मिला। मीडिया वर्ल्ड की भी ऊंचाइयों को मैंने यहाँ देखा है, और इसलिए मैं अपने आप में मानता हूँ कि मेरे जीवन में इन चीज़ों का प्रभाव, जितने साल मैं यहाँ रहा आप लोगों के बीच में, उसका काफ़ी प्रभाव है और शायद वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। और मैं आप सबको मिस करता हूँ, देश की जनता को भी मिस करता हूँ, क्योंकि पहले तो टीवी पर देश के लोगों से भी संवाद करने का मुझे अवसर मिलता था, तो एक प्रकार से मैं मिस करता हूँ सबको। इतिहास की किताबों में बदलाव की बात होती है, वो भी गुजरात से शुरू हुई थी एक कंट्रोवर्सी, और अब फिर से एक विवाद चल रहा है उसको, जिसको कि विपक्ष और कांग्रेस तालिबानीकरण कहती है शिक्षा का। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के 115 साल पुरानी पार्टी को तालिबान क्या है इसका पता नहीं है। अच्छा होता कांग्रेस के लोगों को पता होता कि तालिबानाइजेशन क्या होता है, तालिबान मानसिकता क्या है, और इस देश के चिंतन को जो ऋषियों, भगवा रंग जो ऋषियों से जुड़ा हुआ है, भगवा रंग जो त्याग से जुड़ा हुआ है, अब भगवे रंग को भी तालिबान कह देना इस देश के ऋषियों का अपमान है, संतों का अपमान है, यहाँ की त्याग और तपस्या का अपमान है। लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी गालियाँ दे करके वो देश को कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपके करीबी लोग आपको नमो के नाम से पुकारते हैं, और कहा जाता है कि आपकी माताजी ने आपको कहा था कि कभी भी रिश्वत का एक पैसा भी मत खाना। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं, भ्रष्टाचार की समस्या बहुत पुरानी है, गुजरात में ही नहीं सब जगह। किस तरह से आप ये इस बात की वो करेंगे कि आप तो खैर पैसा ना खाएं, लेकिन दूसरा भी कोई ना खाए? देखिए, भ्रष्टाचार के दो रूप हैं। एक पॉलिटिकल करप्शन है, दूसरा वो रेलवे स्टेशन पे वो टीटी खा लेता होगा या बस का कंडक्टर ले लेता होगा, ऐसा एक
और चलता है। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों ने कंसंट्रेशन करना चाहिए पॉलिटिकल करप्शन पर। मुझे ऐसा लगता है, इस प्रकार की ज़िंदगी जीने का पहली बार अवसर आया है, लेकिन पिछले 2 महीने के अनुभव से मुझे लगता है कि अगर ऊपर हम ठीक रहें तो धीरे धीरे नीचे ठीक होने की हवा पहुंचती है। वो हवा पहुंच रही है अभी? मैं खुद अपने लिए कहूँ ये अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो आपके इस विषय में सवाल इतने माइल्ड नहीं होते। आपके सवाल माइल्ड है, उसका मतलब ही कि आपने मेरी ईमानदारी को स्वीकार किया है। आप जिस तरह के सपने अभी आपने दिखाए और जो उम्मीदें पाल के लोग बैठे हैं, उससे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री बने अगले दिन से राम राज्य शुरू हो जाएगा, अगले दिन से आम जीवन जो है वो बदल जाएगा। वादे जो आपने किए, महंगाई है, रुपए की कीमत है, खस्ता अर्थव्यवस्था है, भ्रष्टाचार, काला धन वापस लाएंगे, तो वादे बहुत सारे हो गए और आपके पास काम करने के लिए सिर्फ 5 साल होंगे, 60 महीने होंगे, करीब 1800 दिन होंगे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हों, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल में 15 वर्ष का काम करना पड़ेगा। देखिए, इसमें आपका ये विचार आपको आना दोष नहीं आपका, क्योंकि 10 साल आपने इतना बुरा देखा है, इतना बुरा देखा है, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद यही लग रहा है कि आप कैसे बदलेंगे? आपका कोई दोष नहीं है। 16 मई को जैसा ही रिजल्ट आएगा जी, आप देखना 125 करोड़ देशवासियों में एक ऐसी चेतना जगेगी, और फिर 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले ना तो देश 125 करोड़ कदम आगे चले जाएगा। इसलिए मुझे निराशा नहीं है जी। ये बात सही है, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है जो आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने इतना ही कहा है, गुड गवर्नेंस हमारी प्रायोरिटी है, डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है। मैंने यही कहा है। मैंने किसी को ये नहीं कहा है कि तेरे घर के आगे रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी हो जाएगी। एक बार पहले बीजेपी को मौका मिला था, अब की बारी अटल बिहारी, एक बार ये नारा चला था, और उसके बाद अब हम सुनते हैं अब की बार मोदी सरकार। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी अगर आया तो फिर 10-15 साल छोड़ेगा नहीं। 2014 का चुनाव ये आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है जी। और देश को चलाने में होप बुरी चीज नहीं है, अपेक्षाएं बुरी चीज नहीं है, डरो मत। और अच्छा है, सामान्य मानवी में एस्पिरेशन जगना ये देश की प्रगति के लिए अच्छी बात है। आप 63 साल के हैं, अभी जो हम बात कर रहे थे, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं, कैम्ब्रिज गए नहीं, हार्वर्ड गए नहीं, और इस बैकग्राउंड से और इस उम्र के व्यक्ति का सोशल नेटवर्किंग पर इतना कनेक्टेड होना और यूथ को इतना इंस्पायर करना, तो मैं यही जानना चाहता था कि ये सफ़ेद बालों में और सफ़ेद दाढ़ी में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? मैं औरों की आलोचना तो नहीं कर सकता हूँ और न ही मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं मुझे अब पूरी तरह जानता हूँ, लेकिन एक मोटी मोटी चीज़ अगर मैं कहूँ तो देश में इन दिनों एक बड़ी चर्चा है कि इस आदमी में मेहनत करने की कितनी ताकत है, क्या एनर्जी है। और मैं मानता हूं कि हमारे देश में बाय एंड लार्ज राजनेताओं का बहुत इजी गोइंग लाइफ है, यानी एक पद पर पहुंच, नीचे का नहीं, नीचे का कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है बेचारा, जबकि मुझे लोग देखते हैं एक मजदूर के रूप में देखते हैं, और मैं भी जिंदगी को मजदूर की तरह ही जीना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उसी की आदत है मुझे। ये टाइम पे आपको सपने आते हैं, आपको स्ट्रेस होता है, आपको टेंशन होती है, नरेंद्र मोदी कभी भावुक होते हैं, कभी आपकी आंखों में आंसू आते हैं सोच के पुराने आपके दिन, या जैसे आपने बताया चाय बेचने वाले दिन से लेके आज जहां आप बैठे हैं, जब आप अकेले कमरे में, हालांकि आपको टाइम नहीं मिलता होगा, आप सोते भी बहुत कम है, 3.5 घंटा ही सोते हैं, कभी आप बैठते हैं अकेले और कभी सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ मैं बिल्कुल सामान्य इंसान। एक इंसान में जितनी कमियां होती हैं वो सारी कमियां मेरे में है, एक इंसान में जितनी बुराइयां होती हैं सारी बुराइयां मेरे में भगवान ने ठूस ठूस करके भरी हुई है। मैं किसी चीज़ से परे नहीं हूँ और मैं ऐसी दोगली बातें नहीं कर सकता हूँ, जनता की आंख में धूल नहीं झोंक सकता हूँ। मैं एक सामान्य मानवी हूँ जैसे हर कोई होता, लेकिन अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं, उसके कारण हमेशा मेरी कोशिश अच्छाइयों के आधार पर जीने की होती है और इसी से मेरी गाड़ी चल रही है।
लेकिन मैं ये दावा करूं कि मेरे जैसा कोई महान आदमी नहीं है तो मोदी झूठ बोल रहा है। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं, और दूसरी तरफ आपका परिवार भी इतना बड़ा, 100-125 करोड़ का आपका परिवार है, छुट्टी आप कभी नहीं लेते। और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं हैं, हवाई जहाज़ में आप अपनी रात बिताते हैं। तो ये एज में अभी इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं? क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते और आज आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई देश के जो युवा हैं उनको भी शायद शर्म आ जाए। एक तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है। ये बात सही है कि मैं जिस प्रकार से काम करता हूँ वो कोई अच्छा नहीं है। मेरे डॉक्टर मित्र भी मुझे मना करते हैं और कभी कभी मुझे अच्छे मित्र भी कहते हैं कि कुछ समय सोचने के लिए भी खाली रखना चाहिए। अब पता नहीं, मुझे वो आदत आती नहीं मुझे मैं बिना काम रह नहीं सकता हूँ। अपने लिए जीने का कभी स्वभाव नहीं बना, कार्य के लिए समर्पित रहता हूँ, जब जो काम मिले वो जी जान से करता रहता हूँ। बस आप लोग देश की दुआएं मेरे साथ हैं, शायद एनर्जी का कारण भी देश की दुआएं हैं, देश के आशीर्वाद हैं। और कभी किसी गरीब की जिंदगी में बदलाव देखता हूँ, लगता है कि यार अच्छा हुआ उसका, तो लगता है तो और ज़्यादा दौड़ो और ज़्यादा मेहनत करो। तो जब किसी की आंख में संतोष देखता हूँ तो वो मुझे ताकत देता है और मेरा ये काम है, मुझे करते रहना चाहिए। और मैं देशवासियों को कहूँगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इससे भी ज़्यादा काम करूँ, इससे अधिक लगन से करूँ, अधिक ताकत से करूँ, अधिक समय लगाऊँ, यही मुझे आशीर्वाद चाहिए। पहली बार आपको मिला था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब भी मेरे मन में यही सवाल था कि इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहते हैं? मैं पूरा घर देखता भी नहीं हूँ जी, मैं एक कमरा अपना देखता हूँ, ज़्यादा देखता नहीं हूँ। सारे लोग बाहर पूरे देश में एक ही सवाल पूछते हैं कि चुनाव के बाद कौन आ रहा है, और आपके विरोधी ये सपना देख रहे हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से पैक कर रहे हैं। तो हम भी जब आए तो हम देख रहे थे कि शायद आपने कुछ पैकिंग वगैरह शुरू की, बोरिया बिस्तर आपका कहीं पैक होते हुए हमें दिख जाए। तो पहला सवाल यही है कि पैकिंग आपने शुरू की या अभी आप यहीं रहेंगे? और हमने तो ये भी सुना है कि आपने 100 दिन का एजेंडा भी अपना अगली सरकार का तैयार कर लिया है। विरोधी लोग क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, उनको सपने देखने का पूरा हक है और अपने ख्वाबों में वो खोए रहे, तो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ तक बिस्तरा बोरिया का सवाल है, कोई मेरी एक्सपायरी डेट बोल रहा है तो मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ। तो आपने कहीं मन में कहीं ये भी आपके है कि मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि पैकिंग की ज़रूरत पड़ी जाए, तो थोड़ा लोगों को, स्टाफ को ये भी बोल के रखा कि भाई सामान थोड़ा समेटना शुरू कर दो? एक तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है मेरी जिंदगी एक झोले में होती है जी, तो मुझे वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैंने कहा अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं, 23 तारीख है, तो उनको ख्वाब में खोने दीजिए ना, उनको मजा लेने दीजिए ना। So you are here to अगर stay. आप जानकारी दे देंगे कि मोदी जी ने कहा कि मैं तो रहने वाला हूँ, तो बेचारों की नींद डिस्टर्ब होगी। आप बड़े सीक्रेटिव हैं, मतलब जाहिर नहीं होने देते कि आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे नोटबंदी के समय में आपके केंद्रीय मंत्रियों को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उन सबको मालूम था कि मोदी काले धन के खिलाफ बहुत बड़े योजना लेके चल रहे हैं, सबको मालूम था जी। अच्छा, स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं पता होंगी। स्पेसिफिक चीज आप करोगे तो फिर तो एक बहुत बड़ा क्राइम बन जाएगा जी। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बस हमने बस ये कहा कि ऐसा जो आपके जो आप हिंट जरूर देते हैं, लेकिन एक सरप्राइज एलिमेंट है। मैं अभी भी बताता हूं, आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों से मोदी का एनालिसिस करते, इसलिए गलती होती है। बाकी अगर मोदी क्या करेगा वो परफेक्ट स्टडी करोगे तो आप आराम से तय कर, हाँ ऐसा हुआ, जरूर 10 दिन के अंदर मोदी ये कुछ करेगा। कुछ करेगा विषय अलग है, वो क्या करेगा वो तो मैं क्यों आपको पता चलने दूंगा। लेकिन आप इतना तो अनुमान लगा सकते हैं
कि जरूर कुछ करेगा। तो ये अलग अलग इंटरव्यूज जो मैंने उनके किए इस दौरान पिछले 20 वर्षों में, उनके कुछ अंश मैंने आपको दिखाए। और जी न्यूज़ के साथ तो उनका पुराना रिश्ता रहा है और हमेशा जब भी कोई बड़ा दिन हुआ है, कोई बड़ा मौका हुआ है, उन्होंने हमेशा जी न्यूज़ को समय दिया है। और जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले जी न्यूज़ के स्टूडियो में भी आया करते थे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी अपनी पार्टी की राय रखने के लिए। लेकिन आज जो हमने आपको अंश दिखाए इंटरव्यूज के, वो खास तौर पर वो थे जिन्हें देखकर आप उनके व्यक्तित्व के बारे में और अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, वर्ष 2018 में मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था और इस इंटरव्यू के दौरान ही मैंने प्रधानमंत्री मोदी से देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर एक सवाल किया था। और इसी सवाल के जवाब में उन्होंने तब कहा था कि जो व्यक्ति सड़क के किनारे पकौड़े बेचता है, क्या आप उसे रोजगार नहीं मानेंगे? और जैसे ही उनका यह बयान आया, इसके बाद उनके इस जवाब की चर्चा पूरे देश में होने लगी। कुछ लोगों ने उनके इस जवाब का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने आलोचना की, कुछ लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया और उसके बाद से एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। हालांकि जो उन्होंने बात कही थी वो तब भी बिल्कुल सही थी और बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का पकौड़े वाला जवाब लंबे समय तक ट्रेंड करता रहा और इसके बाद से ही पकौड़ा शब्द इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाले शब्दों में शामिल हो गया। इतना ही नहीं, अब विकिपीडिया पर पकौड़ानॉमिक्स के नाम से बाकायदा एक पेज है जिसमें लिखा है कि यह भारत की एक ऐसी आर्थिक पहल है जो लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। आज आपको भी उस इंटरव्यू का वो हिस्सा सुनना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस उदाहरण के जरिए देश को क्या समझाने की कोशिश की थी और आपको आज उसका संदर्भ एक बार फिर से समझ में आएगा। मोदी जी, एक सवाल जो सब चाहते थे कि मैं आपसे पूछूं वो था रोजगार के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं युवा देश है भारत और रोजगार के बारे में बहुत बातचीत होती है। आपकी सरकार के जो नए आंकड़े आए हैं वो अच्छे हैं, सरकार ने जो बताया कि इतने हमने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी आपने देखा होगा कि भरोसा नहीं करते हैं और अलग अलग फिगर्स लेके आते हैं। जैसे नवंबर 2013 में आपने आगरा में ये वादा किया था कि आप 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे देश में। आपको ऐसा लगता है कि सही हम जा रहे हैं? मेरे पास श्रम मंत्रालय के आंकड़े हैं, अभी हम करीब 4.5 लाख 5 लाख नौकरियां हर साल पैदा कर रहे हैं, पर 1 करोड़ करने के लिए हमें शायद 20 लाख नौकरियां साल भर में पैदा करनी पड़ेंगी। पहली बात है कि आपके आंकड़े सही नहीं है जी। अभी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने आंकड़े निकाले ईपीएफ के जी, और वो ईपीएफ के आंकड़े गलत नहीं होते क्योंकि उसमें नाम होता है, आधार नंबर होता है जी, बैंक अकाउंट होता है, पैसे होते हैं, ये हवाबाजी नहीं होती जी। इस एक वर्ष में 70 लाख ईपीएफ जुड़े हैं, एक वर्ष में 70 लाख। इंडिपेंडेंट एजेंसी का आंकड़ा है ये। अच्छा, कोई व्यक्ति पैसा लेता है, छोटी दुकान भी चलाता है, एक आदमी को रोजगार देता है, खुद तो रोजगार पाता ही है अपना, क्या इसको हम रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी, इन चीजों को कोई एक्टिविटी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? लेकिन राजनीतिक कारणों से बयानबाजी किसी को करनी है तो वो उनका हक है, उनके पास जो चीजें हैं वो लेके चलते रहेंगे जी। लेकिन सच्चाई ये है, मैं 2 ही आंकड़ों के आधार पर बताता हूं, कोई मुझे बताएं कि अगर आपकी जी टीवी के बाहर किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया, इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी। और मुझे बताइए किस रजिस्टर में लिखा होगा कि यहाँ एक व्यक्ति 200 रुपया शाम को कमाता है? वो आंकड़ों में नहीं आएगा। तो ये 10 करोड़ लोग, 4 लाख करोड़ रुपया, जिसमें 3 करोड़ लोग पहली बार, ये सीधी सीधी समझ वाला विषय है भाई, कि इतने लोगों ने रोजी रोटी पाई है।
प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उनका लुक लगातार बदलता रहता है, बदलता रहा है। और अगर आपने उन्हें पिछले 20-30 सालों में करीब से देखा हो तो उनका जो लुक है वो लगातार बदलता रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो अपना लुक बार बार बदलने के शौकीन है, बल्कि अलग अलग भूमिकाओं के दौरान उनका लुक बदल जाता है। हमने प्रधानमंत्री मोदी की कुछ पुरानी और कुछ नई तस्वीरें आज आपके लिए निकाली हैं, जो आपको उनके व्यक्तित्व के इस बदलाव के बारे में आज बताएंगी। देखिए पुरानी तस्वीरें 1978 से लेकर 1980 से और आज 2021 तक की तस्वीरों में आप उनके पूरे जीवन की ये यात्रा देख पाएंगे। नहीं, अरे तो ये उनके अलग अलग लुक्स हैं। कैसे कैसे जैसे समय बदलता चला गया उनका लुक भी बदलता चला गया। और वो एक ऐसी शख्सियत हैं, उनके लुक के बारे में लोगों ने हमेशा से चर्चा की है। वो क्या पहनते हैं, उनका लुक कैसा है, उनकी दाढ़ी कैसी है। जैसे आजकल उनकी लंबी दाढ़ी के बारे में पूरे देश में चर्चा होती रहती है। इसलिए उनका व्यक्तित्व है ही ऐसा कि आप उनके बारे में बिना बात किए रह ही नहीं सकते। अच्छी बात करेंगे या बुरी बात करेंगे वो अलग बात है, पर वो हमेशा आपकी जो आपका जो दिमाग है उसको अपनी तरफ जरूर खींचते रहेंगे और वो हमेशा एक आकर्षण का केंद्र रहते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.